आज हम बात कर रहे हैं भारत की हालिया कूटनीति पर और वैश्विक मंच पर भारत की छवि कैसे बदल रही है, खासकर 2025 के पहलगाम हमले के बाद। और जो जवाबी कार्रवाई हुई जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया मिली या शायद नहीं मिली, उस पर हम गौर करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास कुछ लेखों के अंश हैं और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो पहले जैसा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन क्यों नहीं दिखा, क्या वजह हो सकती है। तो सीधा सवाल यही है कि 2025 की घटना के बाद वो समर्थन क्यों गायब था, जो हमें भारत को 2008 मुंबई हमलों के बाद मिला, या 2016 उरी, या फिर 2019 पुलवामा के बाद। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ तक कि पड़ोसी देशों ने भी खुलकर वैसा साथ नहीं दिया जैसा पहले देते थे। सही कहा। अगर याद करें, 2016 में उरी हमले के बाद बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, सबने सार्क समिट से हटने के भारत के फैसले का साथ दिया था। हाँ, वो तो था। और 2019 में पुलवामा के बाद तो इतनी ग्लोबल सॉलिडारिटी थी कि चीन को भी आखिरकार मसूद अजहर पर यूएनएससी प्रतिबंध का समर्थन करना ही पड़ा। और 2008 मुंबई हमले, उसके बाद तो पाकिस्तान पर काफी दबाव बना था। हाफिज सईद जैसे आतंकी डेसिग्नेट हुए, पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में चला गया। बिल्कुल। लेकिन इस पर तस्वीर काफी अलग है। पाकिस्तान को चीन, तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया, OIC, इनसे समर्थन मिल गया। हाँ, ये चौंकाने वाली बात तो है। एक तरफ दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ उसे कूटनीतिक तौर पर कुछ कामयाबी मिलती दिख रही है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, जैसे अप्रैल में ही देखिए, पाकिस्तान यूएनएससी में पहलगाम हमले के प्रस्ताव से द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF का नाम हटवाने में कामयाब हो गया। और ये वही TRF है जिसने हमले की जिम्मेदारी ली थी और जो लश्कर तैयबा से जुड़ा है। हाँ, वही। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान को यूएनएससी की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष चुना गया और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी। भारत ने विरोध भी किया था इसका। हाँ, किया था। फिर भी उसे IMF और ADB से लोन भी मिले और पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया गया। जबकि भारत में उनके कुछ बयानों को उकसावे की तरह देखा गया था पहलगाम हमले के लिए। जी। ये सब क्या दिखाता है? पाकिस्तान इस बार कूटनीतिक तौर पर इतना सफल क्यों लग रहा है? देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान अपनी कूटनीति जाहिर चला ही रहा है, दूसरी तरफ शायद वैश्विक समीकरण भी बदल रहे हैं। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान भी आए थे। हाँ, उन्होंने भी मामले को और उलझा दिया। भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में रखकर युद्ध विराम और कश्मीर पर मध्यस्थता की बात की, लेकिन आतंकवाद का जिक्र गोल कर दिया। ये दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच कहीं ना कहीं समझ की कमी दिखाता है ना? शायद प्राथमिकताओं का फर्क। अच्छा, भारत ने भी तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा कूटनीतिक अभियान चलाया था। जी। विशेष दूत भेजे थे 32 देशों में। हाँ, ये किया गया था। ये 2016 या 2019 के बाद तो नहीं हुआ था। तो क्या सरकार को भी लग रहा था कि इस बार हमारी बात उतनी प्रभावी ढंग से पहुंच नहीं रही? ये संभव है, लेकिन जैसा आपने कहा, हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये भी इशारा करते हैं कि मामला सिर्फ संदेश पहुंचाने वालों का नहीं है, राजनयिकों का। तो फिर एक मुख्य बात ये निकल कर आ रही है कि शायद संदेश की जो सामग्री है, यानी भारत का जो न्यू नॉर्मल वाला रुख है, वो भी कुछ देशों को कह सकते हैं असहज कर रहा है। न्यू नॉर्मल प्रधानमंत्री मोदी की वो त्रिआयामी नीति। हाँ भाई, पहला, आतंक का हर कृत्य युद्ध का कृत्य है। दूसरा, भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। और तीसरा, भारत राज्य और गैर राज्य एक्टर्स में भेद नहीं करेगा। ये बातें तो अपनी रक्षा के लिए मजबूती दिखाने के इरादे से कही गई होंगी। बेशक, लेकिन कुछ देशों में शायद इन्हें तनाव बढ़ाने वाला या यहाँ तक कि परमाणु जोखिम बढ़ाने वाला माना जा सकता है। खासकर तीसरा पॉइंट, राज्य और गैर राज्य एक्टर्स में भेद न करना। ये एक अहम नुक्ता है कि दुनिया सिर्फ हमारे एक्शन को नहीं देख रही, बल्कि हमारे पूरे नैरेटिव को, हमारी कही बातों को भी देख रही है। बिल्कुल। और इस नैरेटिव पर हाल के जो वैश्विक घटनाक्रम है, उनका भी तो असर पड़ा होगा। निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय मंत्रियों के कुछ बयान आए, जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को बलपूर्वक वापस लेने की बात। हाँ, इस पे टिप्पणियां बढ़ी थीं। और ये ऐसे समय में आई जब दुनिया पहले ही यूक्रेन, पश्चिम एशिया, दक्षिण चीन सागर, इन सब जगहों पर क्षेत्रीय आक्रमणों को लेकर चिंतित है। सही। फिर यूक्रेन पर भारत का जो स्टैंड रहा, रूस से तेल आयात जारी रखना, इससे पश्चिमी देशों खासकर यूरोप में शायद कुछ समर्थन कम हुआ। और दूसरी तरफ गाजा पर इजराइल की कार्रवाई हुई
और उस पर भारत की जो शुरुआती चुप्पी थी, उससे ग्लोबल साउथ के कुछ देश निराश हुए। तो ये सब बाहरी कारक हो गए। क्या भारत के अंदरूनी छवि का भी इसमें कोई रोल है, जैसा कि कुछ लेख इशारा करते हैं? हाँ, लेख इस पर भी ध्यान दिलाते हैं। ऐसा लगता है कि 2019 के बाद से दुनिया में मोदी सरकार की छवि को लेकर कुछ बदलाव आया है। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, अनुच्छेद 370 का हटना, कश्मीर में इंटरनेट बैन, गिरफ्तारियां और फिर विदेशों में भारतीय सरकारी एजेंटों की कथित संलिप्तता के जो आरोप लगे। हाँ, कनाडा और अमेरिका वाले मामले। बिल्कुल, इन सब पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं जताई गई हैं। फिर भारत में लोकतंत्र की स्थिति, अल्पसंख्यकों के हालात, इन पर भी सवाल उठे हैं। तो इन सब का मिला जुला असर भारत की कूटनीतिक बढ़त पर पड़ सकता है। ऐसा लेखों का मानना है कि ये सब मिलकर भारत की जो सॉफ्ट पावर है या जो नैतिक बढ़त है, उसे कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो विश्लेषण है, ये यही बता रहा है कि भारत की कूटनीति इस वक्त एक काफी जटिल दौर से गुजर रही है। मामला सिर्फ ये नहीं कि हमारी बात कौन रख रहा है, बल्कि ये भी है कि हमारी बात क्या है, दुनिया का माहौल कैसा है और दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। बिल्कुल सही। लेखों का सार यही निकलता है कि देखिए, आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का भारत का अधिकार, उस पर कोई सवाल नहीं है, वो निर्विवाद है। हाँ, वो तो है। लेकिन अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए और दुनिया का समर्थन जुटाने के लिए भारत को अपनी उन खासियतों पर जोर देना होगा जो उसे अलग बनाती हैं, जो उसकी ताकत हैं। जैसे कि भारत का एक धर्मनिरपेक्ष, स्थिर, बहुलवादी, नियम आधारित लोकतंत्र होना और एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति होना। ये वो पहलू हैं जो भारत को पाकिस्तान से अलग करते हैं और जिन्हें उभारने की जरूरत है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जो ये जटिल वैश्विक माहौल है, इसमें कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने और साथ ही अपनी लोकतांत्रिक और बहुलवादी मूल्यों वाली सकारात्मक वैश्विक छवि बनाए रखने, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साध सकता है? ये सोचने वाली बात है।